और ये जो फ्रिक्शन है इसको मैंने लिखा एफ के, है ना। तीन चीजें बोली मैंने, एफ एस, एक बोला तो हमें तो फोर्स पूछा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, म्यू आर। तो म्यू आर किसके बराबर हो गया, म्यू एम जी। ये फोर्स हो गया हमारे पास पुल्ड हॉरिजॉन्टली। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। तो आज फ्रिक्शन को हम डिस्कस करेंगे। मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे लगता है, कौन कौन से फ्रिक्शन के टाइप होते हैं, ये आप अपने लेवल पे कर लेना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वहां पे क्वेश्चंस के बीच में जो जो कंसेप्ट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। तो स्टार्ट किया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस ट्रक के ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक। और जो ये सरफेस है ट्रक और ब्लॉक के बीच की, यहां पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो है 0.6। वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है 0.6। सारी चीजें तुम्हारी क्लियर होती जाएंगी, सुनते जाना ध्यान से। ब्लॉक का जो मास है वो है 1 kg। जो ब्लॉक है उसका मास जो है वो है 1 kg। द ट्रक इज एक्सिलरेटिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक जो है उसका एक्सिलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक का एक्सिलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, ऑन द ब्लॉक विल बी। अब मैं क्वेश्चन के साथ ही तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कराता जाऊंगा, उनको ध्यान से सुनते जाना क्या बोल रहा हूं। पहले ऑप्शन 5 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन 6 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 5.88 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 8 न्यूटन। देखो भाई, पहली चीज जो है वो फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये एक्ट करता है। जरूरी नहीं कि हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं लग सकता, मोशन के साथ भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक। फिर जो फ्रिक्शन है उसके लिए इस तरह का तुम कर्व बनाते हो, इस तरह का कर्व बनाते हो। यहां पर होता है फ्रिक्शन और यहां पर ये जो है अप्लाइड फोर्स, ये होता है अप्लाइड फोर्स और यहां पर होता है फ्रिक्शन फोर्स, ये है फ्रिक्शन। इसके बीच में एक इस तरह का कर्व बनता है। ये जो कर्व है ये इस तरह से चलता है, ऐसे चला, फिर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, फिर एकदम से नीचे गिरता है और उसके बाद ये फिर इस तरह से कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पॉइंट है ए यहां पर, और फिर यहां से मैंने ये देखा तो यहां से फ्रिक्शन हो गया कांस्टेंट और यहां से यहां तक फ्रिक्शन जो है वेरी कर रहा है। तो यहां से यहां तक जो फ्रिक्शन वेरी कर रहा है उसको मैंने लिखा एफ एस। उसको क्या लिखा मैंने, एफ एस। ये जो फ्रिक्शन है जहां पर इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू दी इसको मैंने लिखा एफ एल और ये जो फ्रिक्शन है इसको मैंने लिखा एफ के, है ना। 3 चीजें बोली मैंने, एफ एस, एक बोला एफ एल और एक बोला एफ के। तो जो मैं एफ एस बोल रहा हूं ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कब तक लगा रहेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, जब तक वो उस पर अप्लाइड फोर्स जो है, जब तक जो अप्लाइड फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। किससे, अप्लाइड फोर्स जो ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से। तो उस केस में जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, यानी कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अब मैंने कहा जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। लगभग बराबर हो जाएगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। यानी कि इस कंडीशन में पहुंचकर वो चीज चलने वाली होगी, वो चीज अब क्या हो जाएगी, चलने वाली हो जाएगी, है ना। तो ये जो फोर्स कहलाएगा इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, अब वो चीज चलने वाली है। अभी तक तो क्या हुआ था, फ्रिक्शन फोर्स को जो अप्लाइड फोर्स को रोका हुआ था किसने, फ्रिक्शन फोर्स ने। यहां पर मैंने शायद उल्टा लिख दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होगा मतलब जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। मतलब आप किसी चीज को खींचना चाह रहे हो, मैंने उल्टा बोल दिया, वो आप मान लो इस पर फोर्स लगा रहे हो, इस पर फोर्स लगा रहे हो तो ये खींच नहीं रहा है। ये कब तक नहीं खींचेगा, जब तक इस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा वो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो जिस
जितना जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ता जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो लगभग बराबर हो जाएगी किसके, अप्लाइड फोर्स के, है ना। तो अप्लाइड फोर्स और स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगभग बराबर हो गए, यानी कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच गया। इसको हमने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसके बाद बॉडी उस कंडीशन में पहुंच गई जब वो चलना चालू कर देगी, चलना चालू कर देगी, यानी कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अब ज्यादा हो गई। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। किससे ज्यादा हो गई, फ्रिक्शन फोर्स से। और ये जो चीज है वो चलना चालू कर देगी। अब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फ्रिक्शन हो जाएगा कांस्टेंट। तो जब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के का मतलब क्या होगा, एफ के का मतलब होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इनिशियली जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। जब वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी इसका मतलब यह है कि वो बॉडी चलने की कंडीशन में आ चुकी है, और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन पार होगी तो इसका मतलब है वो बॉडी चलना चालू कर चुकी है। अब जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स से क्या है, कम है, और अप्लाइड फोर्स से कम है इसका मतलब वो चल रही है। और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो कि हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है यहां तक बात, सही कर लो, ये साइन मैंने गलत बना दिया, लगभग बराबर करो। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन तीन तरह के हो गए, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अभी हमें पूछा जाए कि तीनों में से सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा, तो तीनों में से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, लिमिटिंग सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो कॉफिशिएंट है फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा हो गया, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उससे क्या होगा, कम होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। या ऐसा बोल लो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू किससे कम होगी, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट से कम होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब ये क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि यहां पर ये जो ट्रक है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन से। यानी कि ट्रक और जो ये मास है ये दोनों को अगर मैं एक बॉडी मान लूं, जिस एक्सेलरेशन से ट्रक मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन के साथ कौन मूव कर रहा होगा उसके पास, उसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक, उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या दिखेगा, एक तो यहां पर इसका खुद का वेट जा रहा है नीचे, तो ये वेट कितना हो गया, mg, ठीक है। ये वेट कितना हो गया, mg। ये रिएक्शन फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, r, क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स r। और यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, F, और F किसके बराबर होगा, म्यू आर के इक्वल होगा। और यहां पर एक फोर्स लग गया जो लगा हुआ है ट्रक के ऊपर, जो उसका एक्सेलरेशन फोर्स है वो कितना हो गया, ma, कितना हो गया, ma। तो अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्वल टू ये होगा, है ना। तो म्यू आर किसके बराबर हो गया, ma, और यहां से दिख रहा है कि r किसके इक्वल है, mg, तो ये हो गया r म्यू mg इक्वल्स टू ma। तो m से m कैंसिल हो गया, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन जी। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन जी, ठीक। हमें क्या पूछा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है, तो हमें तो फोर्स पूछा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, म्यू आर, और म्यू आर जो है वो म्यू mg के बराबर हो गया। तो यहां पर वैल्यू रख दो, रखने की जरूरत ही नहीं है। तो म्यू आर किसके बराबर हो गया, म्यू mg, ये फोर्स हो गया हमारे पास। तो म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है हमें 0.6, म्यू की वैल्यू दी है 0.6। मास जो दिया है हमें, मास कितना दिया है इसका, 1 kg, मास है 1 kg, और g की वैल्यू है 9.8, g की वैल्यू है 9.8। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.88 न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा, 5.88 न्यूटन, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। देखो ये, अब यहां ध्यान से देखो एक चीज, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो अप्लाइड फोर्स है ma, अप्लाइड फोर्स है ma, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ma, ये ma फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू ट्रक का एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो है वो कितना है, 5, और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा आ रहा है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है किससे? अप्लाइड फोर्स से। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं करेगा। इट मीन्स ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर ये ज्यादा हो जाता, कौन ज्यादा हो जाता? अप्लाइड फोर्स। किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। तो ये मूव कर जाता। एक केस ये बन सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब भी ये कौन सी कंडीशन रहती है? ये वाली स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, यानी कि ये मूव नहीं करता। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या करेंगे? कई बार बच्चे कोशिश करते हैं कि एम ए के बराबर आ गया, म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए, और एम ए इक्वल्स टू 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 आंसर होगा, जो कि यहां पर दिया भी हुआ है आपको, पर वो गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले कौन सी फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है? मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू, है ना। आपको कौन से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है? मैक्सिमम। सबसे पहले आपको मैक्सिमम की तरफ जाना है। अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से कम है, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, जैसे ये फोर्स लगा यहां पर, ये हो जाता, ये है कहानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तो आप यही वैल्यू ले लेने वाले हो। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता किससे? अप्लाइड फोर्स से। फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता तो वो चीज क्या हो जाती? चल जाती, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन का केस हो जाता। तो आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन की पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी हर केस के अंदर। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट the value of friction coefficient lies between, ऑप्शन ए है 0 to 1, ऑप्शन बी है 1 to इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, और ऑप्शन डी है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। बताओ क्या ऑप्शन आएगा? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? बताओ क्या ऑप्शन आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? क्या आएगा? 0 to 1। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to 1 लाई करती है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की कोई यूनिट भी नहीं होती, ये ध्यान रखना है। देयर इज नो यूनिट ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अ 20 kg block, a 20 kg block of mass m is placed on a rough floor of a lift. The coefficient of friction between the block and the floor is mu. When the lift falls freely, the block is pulled horizontally on the floor. What will be the force of friction? फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा ये हमें बताना है। हमें बोला गया है 20 kg ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ रफ फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट, है ना। एक लिफ्ट बना लेता हूं मैं, एक लिफ्ट बना ली मैंने, ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा गया है, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 20 kg। तो इसका मास जो है वो कितना है? 20 kg। फिर हमें बोला है द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर इज म्यू। ब्लॉक एंड फ्लोर के बीच का जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। यहां जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है।
व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, लिफ्ट कैसे आ रही है, फ्रीली आ रही है ना, लिफ्ट आ रही है नीचे फ्रीली। द ब्लॉक इज पुल्ड हॉरिजेंटली ऑन द फ्लोर, इस ब्लॉक को पुल किया जा रहा है हॉरिजेंटली, यानी यहां से इसको खींच रहे होंगे ऐसे, एफ फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो बोला है हमें द ब्लॉक इज पुल्ड हॉरिजेंटली, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, पहला ऑप्शन हमें दिया है म्यू एम जी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है म्यू एम जी अपॉन 2, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 2 म्यू एम जी, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है यहां पर नन ऑफ दीज, है ना, फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। अब सबसे पहली चीज तो आपको मैं ये बताऊं कि ये कौन सी कंडीशन है, नीचे आने की, लिफ्ट नीचे आने की कंडीशन है। तो व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, है ना, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स आ रही है, तो मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में या फ्रिक्शन में उसमें जब मैंने आपको एफएम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एक एक्सेलरेशन होता है इफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी माइनस ए, और फ्री फॉलिंग के केस में ये याद रखना, फ्री फॉलिंग के केस में ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के, ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। तो यहां से जी माइनस जी कितना हो गया, जीरो, जी माइनस जी जीरो। फ्री फॉलिंग को हिंदी में कहते हैं भारहीनता, मतलब आपका वेट कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो हो जाने का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है इसका वेट कितना हो गया होगा, जीरो। तो ब्लॉक इज अंडर वेटलेसनेस कंडीशन, अंडर वेटलेसनेस कंडीशन, भारहीनता की कंडीशन में वो वेट ब्लॉक पहुंच गया। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वो किसके बराबर होता है, वो होता है म्यू इंटू आर, और आर यहां पर क्या होगा, आर होगा इस ब्लॉक का वेट, और जो वेट जा रहा है वो कितना होगा, एम जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना हो गया, जीरो। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर हो गया ये, ए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि इस तरह का एक सिस्टम है, ये मैं बना रहा हूं जो ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम में एक ब्लॉक रखा है जिसका हमने बोला है यहां पर बी, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है जिसे हमने यहां पर बोला है ए, और यहां इसको टाइड किया है स्ट्रिंग से, और यहां पर एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ। द क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ए विद मास 100 किलोग्राम, एम ए जो है वो है 100 किलोग्राम। फिर बोला है इज रेस्टिंग ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ बी ऑफ मास 200 किलोग्राम, तो इसका जो मास है वो है 200 किलोग्राम। एज शोन इन फिगर हॉरिजॉन्टल रोप टाइड टू अ वॉल होल्ड्स, ए से एक हॉरिजॉन्टल रॉड बांधी हुई है जो ए को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2, वाइल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द ग्राउंड, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू की वैल्यू है उसकी 0.3। द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स एफ टू स्टार्ट मूविंग बी विल बी, तो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स F to start moving B will be, मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या हो कि B मूव करना चालू कर दे। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 900 न्यूटन, ऑप्शन बी है 100 न्यूटन, ऑप्शन सी हमें दिया है 1100 न्यूटन, और ऑप्शन डी हमें दिया है 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन, है ना। देखो भाई, अब यहां पर हमें बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स जो लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, बी के ऊपर लग रहा है। तो बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स आ रहे होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। बी को आपको खींचना है, तो सबसे पहले तो बी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे होंगे। एक तो बी का खुद का वेट जा रहा है नीचे की तरफ, एम बी जी। कौन सा फोर्स जा रहा है, एम बी जी, इसका खुद का वेट। ये एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा ऊपर,
जो ये लगा रहा है, इसका ये वाला कॉन्टैक्ट जो सरफेस है ये लगा रहा है, ये लगा रहा है R1, और ए जो है इसके ऊपर एक रिएक्शन लगा रहा होगा ए, और लेट सपोज वो जो रिएक्शन है वो है R2, कितना है R2, ठीक है, ए इसके ऊपर एक रिएक्शन लगा रहा होगा R2। अब ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, मान लो Fr, कितना होगा Fr। सवाल यहां पर ये है कि ये जो Fr फोर्स है किस फोर्स के बराबर होगा। अब टोटल नॉर्मल रिएक्शन निकालो कितना हो गया, टोटल नॉर्मल रिएक्शन निकालो कितना हो गया, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन जो इस पर लगेगा, R1 जा रहा है ऊपर की तरफ, तो R1 जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया MBG और प्लस R2, MBG प्लस R2। तो आपको R2 की वैल्यू चाहिए, तो R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके लिए आप A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। A का जो खुद का वेट है वो किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, MAG। तो A B पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था R2, तो यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा R2, दैट मीन्स कि R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, MAG, इसके इक्वल हो गई MAG। इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स है R1 उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, MBG और प्लस MAG। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस तरह से ये वैल्यूज निकालते हैं, है ना, ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। एक फ्रिक्शन जो है, एक फ्रिक्शन तो ये आ गया, यानी कि Fr, ये वाला जो फ्रिक्शन होगा इसको मैंने बोल दिया Fr1, तो ये Fr1 जो है ये किसके बराबर होगा, इसको मैं बोल देता हूं μ1 और इसको बोल देता हूं μ2, ये बराबर होगा μ1 इंटू R1, μ1 इंटू R1। अब जब ये ब्लॉक को ऐसे पुल किया जाएगा ऐसे, तो ए बी जो है वो इसको क्या करेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो जब ये ऐसे खींचेगा तो ए और बी के बीच में भी एक फ्रिक्शन आएगा, और वो भी किधर की तरफ होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां लिख दिया मैंने Fr2, क्या लिख दिया Fr2, और ये Fr2 जो है वो किस पर लगेगा, वो ए पर भी लगेगा, तो वो Fr2 ए पर, ए बी पर लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो बी ए पर लगाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में Fr2, तो वो Fr2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, Fr2 की वैल्यू इक्वल होगी म्यू इंटू R2, म्यू इंटू R2, और R2 की वैल्यू किसके बराबर है, MAG, R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, MAG। तो यहां से जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एक तो हो गया Fr1, और Fr1 की वैल्यू आप किसके इक्वल लिख रहे हो, μ1 R1, μ1 R1, और R1 की वैल्यू किसके इक्वल है, MBG, MBG प्लस MAG, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स हो गया Fr2 जो कि किसके इक्वल हो गया, μ2 MAG। अब B और A की वैल्यू रखो, B की वैल्यू 200 और A की वैल्यू 100, ये दोनों वैल्यू रख दो। μ1 की वैल्यू कितनी है, 0.3, 0.3, यहां 300 और 300 नहीं 200 है, तो ये 200 प्लस 100, और G की वैल्यू आप ले लो 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो गया 900, है ना, 900। ये तो वैल्यू हो गई किसकी, Fr1 की। सिमिलरली आप इसके लिए निकाल लो Fr2, तो ये है 0.2, तो ये 0.2, Ma की वैल्यू है 100 और G की वैल्यू आप ले लो 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन ये हो गया, और 100 न्यूटन ये हो गया। तो यहां से आप देख रहे हो F किसके इक्वल होगा, Fr1 प्लस Fr2, Fr1 प्लस Fr2, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 900 प्लस ये कितना आ गया 100, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1000 न्यूटन। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1000, 1000 तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे है ना, ये 900 और 200 1100, 200 है क्या वो, हाँ 200 आएगा, सॉरी ये 200, मैंने 200 नहीं करा, हाँ तो ये 200 है, ये आ गया 1100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1100 न्यूटन, जो कि ऑप्शन कितना हो गया, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए बड़े बड़े लग रहे हैं, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कुछ है नहीं इनमें, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े क्वेश्चन भी आएंगे क्या, बहुत चंपू से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अ लैडर इज वेगिंग 250 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड फ्लोर इज 0.3। तो ऐसे है, ये एक सरफेस है हॉरिजेंटल और ये एक वॉल है,
फिलहाल ये वॉल हमें स्मूथ दी हुई है, स्मूथ हो सकता है यहां पर फ्रिक्शन भी होता, हमें ये वॉल स्मूथ बना के दी है, यहां पर ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि यहां पर फ्रिक्शन भी हो। तो यहां पर एक लैडर है, लैडर लैडर मतलब सीढ़ी, वो सीढ़ी इस तरह से है यहां पर। तो एक लैडर है, लैडर का जो वेट है वो है 250 न्यूटन, और जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच होगा। तो 250 न्यूटन का जो इसका वेट है वो बीचों बीच लग रहा है यहां पर। ठीक, लैडर और फ्लोर के बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, यहां पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो है 0.3। देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। फ्लोर और लैडर के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जहां पर लैडर और सरफेस कॉन्टैक्ट में है, लैडर और सरफेस कॉन्टैक्ट में, वहां पर निकालना है। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 75 न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है हमें 50 न्यूटन, ऑप्शन सी हमें दिया है 35 न्यूटन, और ऑप्शन डी हमें दिया है 25 न्यूटन। ऑप्शन डी हमें दिया है 25 न्यूटन। देखो साहब क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। अब लेट सपोज कि ये तो स्मूथ वॉल है ना, तो अगर ये यहां से फिसलना चालू करती है, ये ऐसे नीचे की तरफ आना चालू करती है, ये ऐसे इधर से, तो ये किधर की तरफ जाएगी, आगे की तरफ, तो ये किधर की तरफ मूव करेगी, आगे की तरफ, और ये आगे की तरफ मूव करेगी, इसका मतलब इस पर जो फ्रिक्शन है वो किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। तो यहां पर लगेगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये नीचे की तरफ आती है ऐसे, क्योंकि ये स्लाइडिंग वॉल है, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसका पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर। आर का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एक, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया यहां पर ये, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, किसके बराबर है, वेट के बराबर। ये 250 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो आर इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 250 न्यूटन। एफ की जो वैल्यू है म्यू, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू 0.3 है, यहां पर 0.3 है, तो ये 0.3 इंटू मल्टीप्लाई करा दिया 250 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75 न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया, 75 न्यूटन। क्लियर। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी, एक चीज होती है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल बॉडी रखी है, कोई हॉरिजॉन्टल कोई बॉडी रखी हुई है, क्या कर रहा हूं मैं यार, ये रखी है बॉडी, और ये कोई ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं पी फोर्स, नाम दे रहे हैं पी, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं पी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, क्या फोर्स लगा रहे हैं, पी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि मान लो यहां पर इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या है, म्यू है। तो एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वजह से क्या आएगा, फोर्स आएगा। सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो यहां इसका वेट जाएगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और एक रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ आर, एक रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, कौन सा, आर आएगा। एक कौन सा रिएक्शन फोर्स आ गया, आर। जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो ऐसे जाएगा पीछे, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स को मैंने एफ से लिख दिया। अब फ्रिक्शन फोर्स और इस आर का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे कहीं बीच में होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स और आर का रिजल्टेंट जो है वो बीच में होगा, उसको लिख दिया मैंने एस से, इससे लिख दिया एस से। अगर इस आर को आप एन से लिख देते तो इसको आप आर से लिख लेते ना, वो डिपेंड करता है हम क्या लिखना चाह रहे हैं वो। तो यहां से एक एंगल बनता है, ये एंगल जो किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। किस किस का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शन फोर्स का, और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या हो गया, एस।
तो इन दोनों के बीच में एंगल बना, यानी कि अब मेरे पास एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल क्या कह रहा है कि ये एस है, ये आर है, और इसके मैं पैरेलल एक लाइन खींचूं तो वो किसको शो करेगी, वो फ्रिक्शन फोर्स को शो करेगी। ये हो गया एफ, ये हो गया आर, और ये एंगल हो गया थीटा। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो टेन थीटा कितना होता है, एफ अपॉन आर। और हम ये जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर। सिंस एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर, और ये आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, टेन थीटा। म्यू की वैल्यू क्या हो गई, टेन थीटा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना लग रहा है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है सीधा सीधा कि आपको म्यू की वैल्यू दी गई है। आपको किसकी वैल्यू दी गई है, म्यू की। और आपसे किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि म्यू इतना है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या निकल जाएगा, टेन इनवर्स म्यू। और म्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रेशो है किसका, फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशो है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है ये बात, ये क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। अब मेरे को इस केस में बताओ, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, भाई इस केस में अगर हम देखें तो आर किसके इक्वल हो गया, एम जी। तो एफ की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू एम जी। एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू एम जी। और इस ट्राइंगल से अगर हम एस की वैल्यू निकालना चाहें तो एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एस इक्वल टू हो जाएगा एम जी स्क्वायर और प्लस म्यू एम जी स्क्वायर। इसके इक्वल हो जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस म्यू एम जी स्क्वायर, यानी कि यहां से अगर एम जी को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बनेगा म्यू स्क्वायर प्लस वन। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉमन आ गया, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन। यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है, इफ म्यू इक्वल्स टू जीरो, म्यू इक्वल्स टू जीरो मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्लाइडिंग सरफेस है, स्लाइडिंग या स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है, चिकनी सरफेस होगी तो उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। एस की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, एम जी हो जाएगी। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी। तो जो एस की रेंज है, एस की रेंज कहां से कहां तक होगी, वो एम जी से लेके और कहां तक उसकी रेंज होगी, एम जी अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन। ये क्या हो गई, रेंज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या हो गया, ये हो गया रेंज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले हॉरिजेंटल प्लेन पर रखी थी अब मैंने उसको इंक्लाइन पर रख दिया, बस इतना सा अंतर है कि उस चीज को मैंने किस में कर दिया, इंक्लाइन प्लेन पर कर दिया। अब ये जो ब्लॉक है वो ऐसे रखा है, ब्लॉक का मास स्टिल m है, और ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है ये है अल्फा। ये इंक्लाइनेशन एंगल क्या है, अल्फा है। अब क्या कहानी हो रही है कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड जाएगा नीचे, रिएक्शन फोर्स जो लगना है वो ऐसे लगना है, तो ये हो गया r। तो अब ये mg के कंपोनेंट होंगे, mg के कंपोनेंट कैसे होंगे, यहां पर एंगल बनेगा अल्फा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा mg cos अल्फा। तो ये कंपोनेंट कितना जाएगा, ये जाएगा mg sin अल्फा। ये कंपोनेंट कितना जाएगा, mg sin अल्फा, जो इसको नीचे उतारेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया यहां पर F, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया, F। ठीक है, तो अब जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स कितना हो गया, वो हो गया mg cos अल्फा के इक्वल। रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल हो गया, mg cos अल्फा। और जो फ्रिक्शन फोर्स है बैलेंसिंग कंडीशन में, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो गया, mg sin अल्फा। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो गया, mg sin अल्फा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करो यानी कि F अपॉन आर, तो F अपॉन आर किसके बराबर आ रहा है, tan अल्फा। F अपॉन आर किसके बराबर आ रहा है, tan अल्फा। और F अपॉन आर किसके इक्वल होता है, म्यू, है ना। F अपॉन आर इक्वल्स टू होता है म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू हो गया tan अल्फा, और ये हो गया किसके बराबर, tan थीटा। यानी कि सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यदि वो इंक्लाइंड के ऊपर है तो उसको आपने नाम दे दिया एंगल ऑफ रिपोज, और यदि वो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है तो अब उसको आप नाम दे रहे हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए, यदि है दोनों एक ही चीज, सेम कहानी, पर अगर वो इंक्लाइंड के ऊपर है देन इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, और अगर वो प्लेन के ऊपर है तो उसको आप नाम दे रहे हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, ब्लॉक दिया गया है, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक का जो मास है वो है अंडर रूट 3 kg। इस ब्लॉक का जो मास है अंडर रूट 3 kg, और इस पर एक पुश फोर्स लगाया जा रहा है, पुश। ये पुश फोर्स जो है किस एंगल पर लगाया जा रहा है, ये एंगल पर लगाया जा रहा है 60 डिग्री एंगल।
पुश फोर्स लगाया जा रहा है किस एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर। और जो म्यू है इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू, उस म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1/2√3। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2√3। तो हमें बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन अरेंजमेंट डज नॉट मूव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ maximum value, what is the maximum value of the force F such that the block shown in arrangement, the block shown in the arrangement does not move, ठीक है। देखो साहब कैसे करोगे, इसके आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। मैं इसको एक पॉइंट मान लूं, इसको मैंने एक पॉइंट मान लिया, तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा। एक बार के लिए इसका वेट मान लेता हूं मैं, mg मान लेता हूं, mg। m की वैल्यू कितनी है, √3 है, ये अंडरस्टूड है। ये जो m की वैल्यू है कितनी है, √3। एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगा ऊपर की तरफ, वो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, r। ये जो f फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो लिखा जाएगा f cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल आएगा डाउनवर्ड्स, वो कितना होगा, f sin 60 डिग्री। कितना होगा, f sin 60 डिग्री। अब इसको आगे की तरफ पुश कर रहे हो तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो किधर की तरफ आएगा, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा ऐसे, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ये पीछे की तरफ कौन सा लगेगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। तो यहां पर अब बैलेंसिंग एक्ट बन गया, क्या बन गया, F cos 60 डिग्री, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। किसके बराबर है, ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर। इस डायग्राम से अगर देखें तो आर किसके इक्वल आ रहा है, mg प्लस f sin 60 डिग्री, mg का मतलब क्या हो गया, √3g। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, √3g प्लस f sin 60 डिग्री। ये वैल्यू यहां पर रख दें, तो यहां पर रखोगे तो f cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √1/2 सॉरी, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये हो गया 1/2। म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1/2√3। आर की वैल्यू √3g प्लस f एज इट इज sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। कितना हो गया, √3/2। सॉल्व करो इसको, 1/2 से 1/2 तो ये कैंसिल हो गया, फिर √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां बचेगा g और यहां बचेगा f/2। तो यहां आएगा f/2 इक्वल्स टू g, और g से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 2g, g की वैल्यू ले लो 10, तो ये आ गया आंसर 20 न्यूटन। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 20 न्यूटन। क्लियर। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उसके अंदर जो भी ब्लॉक था या बॉडी थी वो रेस्ट में थी, उसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं था। अब यदि कोई बॉडी एक्सेलरेशन में हो और उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे, वो हम बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमें क्या लगाना है, एक्सेलरेशन लगाना है। देखो भाई, तो ये केस है, यहां पर वही लगेगा अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, कहानी वही होनी है, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है m है, और ये जा रहा है इधर, एक्सेलरेशन है इसमें इधर, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका दे रखा है, इस पे p फोर्स लगा रखा है, p फोर्स, और जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन है कितना, a एक्सेलरेशन है। तो देखो अब क्या, यहां पर mg वेट नीचे की तरफ जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स लग गया पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया F। अब हमें लगाना है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ।
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ नेट इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, एम ए। एफ नेट इक्वल्स टू होता है एम ए, यानी कि नेट फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया P माइनस एफ। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, P माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। एफ किसके बराबर होता है, एफ इक्वल्स टू होगा म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू एम जी। तो यहां से P माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू वो कितनी हो गई, म्यू एम जी प्लस एम ए। P की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू एम जी प्लस एम ए। या आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P माइनस एफ अपॉन एम। तो कर तो आप अभी भी वही रहे हो, अभी भी वही फॉर्मूला बना रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। बना तो आप अभी भी वही रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। क्लियर है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ मूव कराऊं, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कहानी है, ये ब्लॉक अब ऐसे जा रहा है, ये ब्लॉक अब ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, P फोर्स लग रहा है, मास है M। तो अब क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, यहां एंगल है थीटा, तो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए एक्सेलरेशन का, तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का क्या आंसर आना चाहिए बताओ। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये mg नीचे, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, और ये हो गया क्या, r। तो फ्रिक्शन फोर्स लगाओ, कितना लगेगा अब इसमें, अच्छा रुको एक केस चेंज कर रहा हूं मैं, सुनो केस चेंज कर रहा हूं, चेंज कर देते हैं, डायग्राम मिटा देता हूं पूरा, एक मिनट रुको, ये केस दोबारा बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन ऐसे है, ये ब्लॉक ऐसे रखा है, ये मास है इसका m, ये थीटा है, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है a एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो a एक्सेलरेशन हमें बताना है कितना होगा, a एक्सेलरेशन बताना है, कैसे करेंगे इसको, यहां पर इसका खुद का वेट गया नीचे mg, तो ये कंपोनेंट हुआ कितना, mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया, mg sin थीटा। ये नीचे आ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और ये हो गया इसका रिएक्शन R, है ना। तो R जो है वो किसके बराबर हो गया, R इक्वल्स टू हो गया mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, mg sin थीटा माइनस f अपॉन टोटल मास कितना हो गया, m। f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू r। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू r अपॉन m, और r की वैल्यू किसके इक्वल है, mg cos थीटा। तो ये बना mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा और अपॉन m। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ गया, g कॉमन आ गया, ये हो गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की, व्हेन ब्लॉक इज मूविंग डाउन, व्हेन ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाता। तो अगर ये ब्लॉक ऐसे होता, अगर ये इस तरह से जा रहा होता, तो ये m, और ये अब एक्सेलरेशन ऐसे होता, तब एक्सेलरेशन का आंसर क्या आता, अब क्या होता, अब सीन चेंज होता, ये mg यहां पर लगता कितना, mg cos थीटा, यहां पर पीछे की तरफ फोर्स आता mg sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स भी फिर पीछे की डायरेक्शन में आता F, और यहां पर अब लग गया रिएक्शन R। मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो अब जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो गया, अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स जितना भी है सारा एक डायरेक्शन में आ गया, तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, अब mg sin थीटा प्लस f अपॉन टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया m। अब f की वैल्यू किसके बराबर है भाई, म्यू r। अब क्या आंसर आएगा, g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, पर यह आंसर किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है, अपोज कर रहा है इसको। अब आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, सिर्फ इतना सा चेंज है।
क्लियर है ना। ये इसको रिटार्ड करेगा, अब रोकेगा इसको ऊपर जाने से, ये खींचेगा पकड़ के इसको, तो जो अब एक्सेलरेशन है वो कम होता जाएगा, ऊपर चढ़ेगा तो कोई। हम खुद ही जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो इतनी तेजी से नहीं चढ़ पाते हैं क्योंकि पीछे की तरफ रिटार्डेशन लग रहा होता है। तो रिटार्डेशन ये हो गया जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो कल हम करेंगे, कल की क्लास में। कल और फ्रिक्शन का होगा, फिर 2 क्लास में नेक्स्ट हम करेंगे जो वर्क पावर एनर्जी है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस में। ठीक।